Hello Chams, how are you? तो Chams, let us continue with our video. Last lecture में हमने क्या किया था कि what is actually financing decisions. तो मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स करेंगे. जैसे हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के फैक्टर्स किए वैसे ही आज फाइनेंसिंग डिसीजंस के फैक्टर्स करेंगे. सो Chams, प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ये फैक्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. यू आर श्योरली गोइंग टू गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम दी थ्री डिसीजंस. किसी एक थ्री डिसीजन में से किसी के फैक्टर्स जरूर पूछे जाएंगे. हो सकता है दो के भी पूछे जा सकते हैं. सो डू नॉट लीव दिस टॉपिक. ओके, इसको अच्छे से समझे. कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो देखने के बाद भी, just write in the comment section. I would like to solve all your queries. I'm here for you only. Okay, I want कि इस जर्नी में हम सब आप और मैं इकट्ठे चलें so that end results बहुत अच्छे आए. Right? Okay, champs. Without wasting any time, let's start with the factors affecting financing decisions. जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले फैक्टर कौन सा आता है जो फाइनेंसिंग डिसीजंस को अफेक्ट करता है? वो आता है कॉस्ट. अगर आपको याद हो तो लास्ट वाले इंट्रोडक्टरी सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो डिबेंचर्स है दैट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस. बताया था. ओके, तो वैसे भी ये वीडियो पॉज करने से पहले आई वुड लाइक कि आप एक बार सोचें कि कॉस्ट में क्या पॉइंट आ सकता है. बिकॉज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. तो जब भी ये पॉइंट्स आप अपने सामने देखें, सबसे पहले अपने माइंड में सोचें कि जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो की है वो उसको माइंड में लाकर आपको इन पॉइंट्स को लेकर क्या क्या एक्सप्लेनेशन माइंड में आती है. डू नॉट गो फॉर ऑल द बुक रीडिंग्स एंड रट्टा लगाना. डू नॉट गो फॉर दैट, क्योंकि एग्जाम में रट्टा भूलने वाला है, चीजें भूलने वाली हैं. इसलिए बेटर है अंडरस्टैंडिंग के साथ करें और अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें. ट्रस्ट मी, आपके मार्क्स में डिफरेंस जरूर जरूर नजर आएगा आपको. ओके, तो मैंने आपको बताया ही था चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा डिबेंचर्स है. तो कॉस्ट के केस में हम देखते हैं कि हमें कोई जो फंड है उसको रेज करने में कितनी हमें कॉस्ट लग रही है और ये डिफरेंट सोर्स से डिफरेंट होगी. एक प्रूडेंट मैनेजर क्या करता है? ऑब्वियसली क्या ऑप्ट करेगा? एक अच्छा मैनेजर, प्रूडेंट मैनेजर कौन होते हैं? जो कि बहुत ही समझदारी से फाइनेंसेस को मैनेज कर रहा है. तो वो किसके लिए ऑप्ट करेगा? वो ऑप्ट करेगा चीपेस्ट सोर्स के लिए, ना कि वो सोर्स जो कि कम चीप है. ऑब्वियस सी बात है. ये हो गया हमारा कॉस्ट. बहुत सिंपल पॉइंट था. सेकंड है फ्लोटेशन कॉस्ट. चैम्प्स, प्लीज इस पे ध्यान दीजिए. फ्लोटेशन कॉस्ट आपको शॉर्ट आंसर्स में भी पूछा जा सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्केट. और प्लीज साथ साथ में अपनी नोटबुक पे अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आप देखो एक टाइम तो इन्वेस्ट कर ही रहे हो वीडियो पे, साथ साथ में अपने नोट्स बनाओगे. उससे क्या होगा? आपका ये टाइम डबल यूटिलाइज हो जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, जब आप एंड में नोट्स को देखेंगे ना, आपको चैप्टर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और ये जो फ्लो चार्ट्स है ना आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएंगे. ठीक है, तो साथ साथ अपने नोट्स जरूर बनाएं. फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट पहले मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो चांस, हमने ये किया था लास्ट वाले वीडियो में. मैंने आपको बताया था ना कि जो हम फंड्स रेज करते हैं वो हम इक्विटी के थ्रू भी कर सकते हैं. बताया था आपको, इक्विटी कैपिटल के थ्रू भी. तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने शेयर्स को रेज करती है या अपने शेयर्स के थ्रू करती है फंडिंग, उसमें क्या होता है? अपनी सिक्योरिटीज लोगों को देने के लिए उसको कुछ ना कुछ पहले रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है. लोगों को यही दिखाना तो पड़ेगा ना. लोग तो देखेंगे ये जो कंपनी है ये रजिस्टर्ड भी है या नहीं. लोग तो देखेंगे ना, ये तो नहीं देखेंगे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कोई भी कंपनी इन्वेस्ट कर देते. राइट? पब्लिक विल सी एवरीथिंग बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी. उसके लिए उसको कुछ लीगल फीस देनी पड़ती है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, कुछ अंडर राइटिंग फीस होती है अगर उसको कोई अंडर राइटर अपॉइंट किया है तो. वैसे मैं सोचती हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों को अंडर राइटर का मतलब पता है. स्टिल अगर कुछ ऐसे हैं जिनको अंडर राइटिंग का मतलब नहीं पता तो मैं अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जस्ट 1 मिनट में ये बता रही हूँ. अंडर राइटिंग फीस कौन सी होती है? लाइक फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी कुछ शेयर्स इशू करती है. ठीक है, अब वो शेयर्स जब इशू कर रही है उसको नहीं पता कि मैंने जितने शेयर्स इशू किए हैं या जितने शेयर्स मैंने सोचे हैं पब्लिक को देने के लिए उतने ही लोग सब्सक्राइब कर देंगे मेरे शेयर्स को. ठीक है, हो सकता है सारे के सारे ना ले.
तो उसके लिए क्या करती है, वो एक पर्सन अपॉइंट करती है जिसको अंडर राइटर कहते हैं। वो अंडर राइटर क्या करता है, जितने शेयर्स बच जाते हैं जो पब्लिक ने नहीं लिए, अंडर राइटर उसको ले लेता है। ये काम होता है अंडर राइटर का, ठीक है। अब ये लेने के लिए अंडर राइटर कुछ फी चार्ज करता है, उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग फीस। आई होप क्लियर है। ये जो आपके टर्म्स है ना, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। +2 करने के बाद मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप कहीं पे भी जाएं, आपको इन टर्मिनोलॉजीज का पता हो, रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि यस आप कॉमर्स पढ़कर आए हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट का मीनिंग समझ आ गया। ऑब्वियसली हम कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस, कौन सा सोर्स ऑफ जो फंडिंग है, हम उसको प्रेफरेंस देंगे जिसकी हाई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, जितनी हाई फ्लोटेशन कॉस्ट होगी लेस अट्रैक्टिव द सोर्स विल बी, वो सोर्स लेस अट्रैक्टिव होगा। इन सिमिलर में आप नीचे एक और तरह लिख सकते हैं, लेस फ्लोटेशन कॉस्ट मोर अट्रैक्टिव सोर्स, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन को आप अपनी तरफ से भी एडिशंस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। कैश फ्लो का मतलब याद है ना, बताया था आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। तो कैश अपने माइंड में जरा दोबारा से रिवाइव करें, जब भी आप ये इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कैश फ्लो पोजीशन माइंड में लेकर आओ, क्या था, इससे रिवीजन होती जाएगी साथ साथ में चीजों की, ठीक है। तो कैश फ्लो पोजीशन हमने देखनी है। कैश फ्लो पोजीशन देखते हुए अगर तो एक कंपनी की बड़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि उसके इनफ्लोज ज्यादा आ रहे हैं रादर देन आउटफ्लोज। याद है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज का कंसेप्ट। अगर उसको इनफ्लो ज्यादा आ रहा है और आउटफ्लो ज्यादा नहीं है, तो उससे क्या होगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो फंड कर सकते हैं डेट फाइनेंसिंग के थ्रू। याद है डेट फाइनेंसिंग क्या था, लास्ट वीडियो में बताया था। उसमें क्या होता है, हमें रेगुलर पेमेंट्स करनी पड़ती है, ठीक है। तो फिर डेट फाइनेंसिंग के थ्रू हम जा सकते हैं। अगर तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, हम रेगुलरली पेमेंट्स नहीं कर सकते, रेगुलर इंटरेस्ट नहीं दे सकते जिनसे हमने पैसा लिया हुआ है, तो फिर हम इक्विटी के थ्रू जाएंगे फंडिंग के लिए, ठीक है। ये भी हो गया। नेक्स्ट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, नाम से एक तो पता चल रहा है फिक्स्ड होगा, ठीक है। ये कौन सी कॉस्ट है, वो कॉस्ट जो बिजनेस को अपने ऑपरेटिंग रोज के रोज कुछ चीजें हैं उनको चलाने में हेल्प करती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसी कॉस्ट है जो कि हमें मंथली देनी पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल बिजनेस में हमें जैसे कुछ ना कुछ रेंट देना पड़ता है, मे बी हमारा जो बिजनेस है, जो बिल्डिंग है, उसका हम रेंट दे रहे हैं मंथली, ठीक है। सेकेंडली इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ता है, ठीक है। सो रेंट हो गया। और बिजनेस तो विदाउट एम्प्लॉइज को सैलरी दिए तो चलेगा ही नहीं, सैलरी भी एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंश्योरेंस क्या पता आपने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसका भी एक फिक्स्ड आप दे रहे हो, वो इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। ये सारे आते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में। अगर अगर बिजनेस की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, ज्यादा है, उस केस में वो डेट फाइनेंसिंग के लिए नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो भाई यहाँ पे इतनी कॉस्ट है और कॉस्ट बढ़ा रहे बिजनेस, और एक चीज लिया है जिसमें उसको रेगुलरली इंटरेस्ट देना है, गलत है ये तो बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा, ठीक है। तो वो डेट फाइनेंसिंग के लिए नहीं जाएगी, डेट फाइनेंसिंग विल बी लो। अगर हाँ उसकी ये जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये कम है, ठीक है, ये कम है, मे बी कोई रेंट उसको इतना ज्यादा नहीं देना पड़ रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम ही नहीं कोई वो दे रहा, तो उस केस में उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, उस केस में वो डेट फाइनेंसिंग के लिए जा सकती है, इंक्रीज डेट फाइनेंसिंग हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है कंट्रोल कंसिडरेशंस। कंट्रोल कंसिडरेशंस में क्या आता है, अगर तो आप ये नहीं चाहते कि आपकी जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है वो कहीं किसी और के हाथों में जाए, तो फिर उस केस में आप डेट फाइनेंसिंग के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी के केस में ऑब्वियसली जो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने पार्ट के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उतने पार्ट के लिए बिजनेस के ओनर्स बन जाते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो इक्विटी में जब वो इन्वेस्ट करेंगे उतने पार्ट के लिए ओनर्स बन जाएंगे, जिससे क्या होगा, देयर विल बी डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डाइल्यूजन का मतलब क्या है, कंट्रोल दूसरे के हाथों में चला जाएगा, ठीक है। जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके हाथों में कुछ कंट्रोल चला जाएगा, कुछ मतलब कितना, जितने के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने पार्ट के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं,
ठीक है। सो दिस विल लीड टू डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल। चैम्प्स ये वर्ड जरूर ही आपने याद रख लेना है और जरूर इस चीज की आपने यहाँ पे लिखना जरूर है इसको, ठीक है, इसको यूज जरूर करना है, डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। चैम्प्स आई होप आई एम क्लियर। एक हमारे पास और आ जाता है फैक्टर, आप अपने इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट की हम बात करें, ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट बहुत हाई जा रही है, उस केस में जो फाइनेंसिंग है उसके अकॉर्डिंगली की जाती है, या हमारी स्टॉक मार्केट लो जा रही है, फाइनेंसिंग उसके अकॉर्डिंगली देख के की जाती है, ठीक है। वो पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम मैंने इसमें उसको ऐड नहीं किया, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चैम्प्स, कीप शारिंग योर लव द वे यू आर गिविंग मी एंड कीप गिविंग योर सजेशंस। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में, आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रीच आउट टू यू। एंड अब आपके एग्जाम बहुत जल्दी अप्रोच होने वाले हैं, सो आई विल बी हेल्पिंग यू इन एनी वे, ओके। सो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। Thank you so much, Chams, and I wish you all the very best.